नमस्कार दोस्तों, स्वाध्याय क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने आर्थिक सर्वेक्षण की क्लासेस में क्षेत्रवार हिस्सेदारी, क्षेत्रवार वृद्धि देख चुके हैं। आज हम करेंगे लोक वित्त यानी कि बजट के बारे में जानेंगे कि इस बार या फिर 2019-20 के बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि राजस्व में हुई है, कितने प्रतिशत की वृद्धि पूंजीगत व्यय में हुई है, मतलब कितना खर्च हुआ है जानेंगे और कितना आय हुआ है। तो बजट के बारे में जानने से पहले कुछ उसके संवैधानिकता जान लेते कहाँ पे है। 112 आर्टिकल 112 में दिया गया है कि राष्ट्रपति पूरे देश का बजट पेश करेगा। होता यह है कि हमारी जो वित्त मंत्री है वो बनाती है बजट, लेकिन पेश कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक, किसी भी क्षेत्र की आगामी वर्ष और बीते हुए वर्ष का लेन देन या फिर गणना क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। गणना मतलब पिछले साल मैंने अगर 200 रुपए खर्च किया है तो उसका पूरा ब्यौरा दूंगा कि इतने तक खर्च हुआ है, इस क्षेत्र में मेरा खर्च हुआ है। अब मैं कोई पैसा इकट्ठा किया है या फिर मेरे को आय हुआ है, किसी किस्म का टैक्स लिया हूं मैं, तो वो आय का क्या होगा? ब्यौरा होगा उसमें कि हमने इतना पैसा लिया है, उसके बाद फिर इतना पैसा हमने इसमें खर्च किया है, इस योजना का निर्माण किया है, अब इस योजना की तरह हम इतना पैसा इस क्षेत्र में विकास के लिए लगाएंगे। ठीक है ना। तो उसके लिए पहले जानना पड़ेगा लोक वित्त पे अपन जानेंगे। पहले जानेंगे प्राप्तियां और व्यय, आय एवं व्यय। ये हो गया कुल आय, जो भी हमारा लोक वित्त है, कुल बजट है, उसका कुल आय, और ये होता है कुल व्यय। ठीक है ना। आय हमको दो प्रकार का होता है, एक होता है राजस्व आय, एक होता है पूंजीगत आय। राजस्व आय क्या होता है? ऐसा आय जो सरकार को किसी भी तरह का जिसमें भार नहीं पड़ता, उसे कहते हैं राजस्व आय। यानी कि पूरी तरह से टैक्स, जैसे कि टैक्स है, मैं टैक्स ले रहा हूं, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो चाहे डायरेक्ट टैक्स हो, वो सीधा किसके पास आ रहा है? सरकार के पास आ रहा है। उसके बदले उसको कुछ देने की जरूरत नहीं है कि जैसे कि मैं टैक्स पटा रहा हूं तो उसके बदले उसको कुछ पैसा या फिर कुछ चीज, अन्य चीज दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, वो शुद्ध रूप से सरकार के पास आ रहा है, तो वो कहलाता है हमारा राजस्व आय। पूंजीगत आय क्या होता है? जैसे कि कुछ ऐसा अमाउंट जो हम ले रहे हैं किसी और से, जैसे कि जैसे WHO मान लेते हैं या फिर वर्ल्ड बैंक मान लेते हैं या IMF मांगते हैं, उससे हम पैसा उधारी लिए, तो ये किसमें आ जाएगा? पूंजीगत आय में। लेकिन उसके बदले उसको कुछ ब्याज चुकाना पड़ेगा, तो वो क्या कहलाता है? वो पूंजीगत आय कहता है। PSU से जो इनकम हो रहा है, तो जो परसेंटेज जो प्रॉफिट हो रहा है PSU से, वो आएगा इसमें पूंजीगत आय में। लेकिन बदले में लॉसेस हो रहा है तो कुछ उसमें इन्वेस्ट भी करना पड़ रहा है, तो कुछ लेना भी पड़ सकता है, कुछ देना भी पड़ सकता है पूंजीगत आय में। लेकिन राजस्व आय में क्या होता है? शुद्ध आय, जिसके बदले कुछ देना नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं राजस्व आय। ठीक है ना। तो राज्य में जो है राजस्व आय में 7.72% की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की अपेक्षा में इस वर्ष 7.72% राजस्व आय में वृद्धि हुई है। ठीक। अब राजस्व आय भी दो प्रकार का होता है, एक होता है कर राजस्व, एक होता है गैर कर राजस्व। कर राजस्व किसे कहते हैं? जिससे हमको टैक्स, यानी कि जिसके बदले हम किसी चीज को ले रहे हैं उसको बोलते हैं कर राजस्व। कर राजस्व भी दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक। तो कर राजस्व एवं गैर कर राजस्व। तो कर राजस्व मतलब जनता से या फिर किसी भी निगम से हम किसी तरह का पैसा को इकट्ठा करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? कर कहलाता है। वो भी दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट कर, इनडायरेक्ट कर। अब अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है? श्रृंखलाबद्ध हम क्या करते हैं? किसी का अमाउंट बांटते हैं, मतलब उसका जो कर है वो कुल मिला के जनता ही बढ़ाता है। ठीक है ना। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? अगर आपका इनकम हो रहा है या फिर आय हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? उसका डायरेक्ट टैक्स आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को बता रहे हैं। ठीक है। उसका किसी गुड्स पे नहीं ले रहे हैं आपको, या फिर किसी सर्विस का टैक्स नहीं ले रहे हैं, आपसे सीधा कैसे ले रहे हैं? डायरेक्ट टैक्स ले रहे हैं। जो आप, जैसे कि आप कोई इनकम है 5 लाख रुपए से कटा 5 लाख रुपए जैसे कि आप कमा रहे हैं, तो सरकार उस पर लगा दिया है आपका 10% टैक्स या 5% टैक्स अप्रॉक्स जो भी लगा दिया, तो डायरेक्ट सरकार आपसे लेगा, तो वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या कहलाता है? जो डायरेक्ट टॉपिक करापात व कराघात जो रहता है वो भिन्न भिन्न बिंदुओं पे रहता है इनडायरेक्ट टैक्स में। अब करापात व कराघात क्या होता है? एक ही बिंदु पे रहता है। तो करापात कराघात क्या होता है, उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा जानना जरूरी है, उसके बाद में मैं क्लासेस में आपको बताऊंगा। ठीक। अब जो कर राजस्व में है उसमें अभी इस वर्ष 9.55% की वृद्धि हुई है। इस वर्ष 2019-20 में 9.55% की वृद्धि हुई है कर राजस्व में। वहीं सबसे ज्यादा राजस्व आय में ज्यादातर योगदान किसका है? कर राजस्व का है। लगभग 63.76% योगदान किसका है? कर राजस्व का है। गैर कर राजस्व की अपेक्षा कर से अधिक कमाई करता है अपना राज्य या फिर राज्य। ठीक है ना। राजस्व आय में
कर राजस्व का योगदान सर्वाधिक है, कितना है 63.76%। वही जो बचा हुआ है वो क्या है, गैर कर राजस्व। तो गैर कर राजस्व में क्या क्या आता है ये भी जानना है। गैर कर राजस्व में जितना भी ऋण हो गया, ठीक है ना, ऋण का लाभांश हो गया, ठीक है ना, ऋण जो दिए थे उसका लाभांश प्राप्त हो गया, तो वो आता है गैर कर राजस्व। धन की प्राप्ति मतलब कोई आप ऋण दिए हो उसके बदले आपको जो धन प्राप्त हो रहा है वो क्या कहलाएगा, या फिर जो आपका लाभांश भी बोल सकते हैं, और जो धन भी प्राप्त हो रहा है वो क्या कहलाता है, आप किसमें आता है, आपका गैर कर राजस्व में आता है, ठीक है ना। तो गैर कर राजस्व में केंद्रीय सहायता, गैर कर राजस्व में सर्वाधिक योगदान केंद्रीय अनुदान का है। मतलब गैर कर राजस्व में सर्वाधिक योगदान जो राज्य को मिलता है वो केंद्र की तरफ से अनुदान है, उसका योगदान सर्वाधिक है। केंद्र की ओर से 69.46%, लगभग 69% हमारा क्या होता है, केंद्र की ओर से योगदान कर रहे हैं। गैर कर राजस्व में गैर कर राजस्व का लगभग 69% भाग किसका, केंद्रीय योगदान का है, ठीक है ना। अब इसमें केंद्रीय सहायता में जो पहले जो सरकार था, जो केंद्रीय सरकार थी, वो क्या थी, इसमें सहायता करती थी। गैर कर राजस्व में जो केंद्रीय योगदान है, केंद्रीय सहायता है या फिर केंद्रीय अनुदान है, उसमें लगभग पिछले की अपेक्षा 3.40% की वृद्धि हुई है। पिछले बार की अपेक्षा में 3.40% अधिक योगदान मिला है किसकी तरफ से, केंद्र की ओर से। वहीं राज्य की ओर से स्वयं गैर कर राजस्व में 7.62% की वृद्धि हुई है। पिछली बार गैर कर राजस्व में जितना आय होता था सरकार को, उसकी अपेक्षा इस वर्ष 7.62% अधिक योगदान हुआ है स्वयं के राजस्व में, ठीक, स्वयं राज्य की ओर से, ठीक। ये तो हो गया हमारा राज्य के, ये तो हमारा हो गया राजस्व, आय हो गया, पूंजीगत आय हो गया, मतलब प्राप्तियां हो गया। अब जानते हैं व्यय। अब राज्य जो है जितना आय होता है उसके ब्यौरा भी देता है और साथ में व्यय का भी ब्यौरा देगा। तो ठीक है ना, व्यय मतलब किस किस क्षेत्र में हमारा जो इनकम हुआ है वो खर्च के बारे में जानना है कि उस आय का खर्चा हमारा किधर हुआ है। तो ये होता है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। व्यय भी दो प्रकार का होता है, पूंजीगत व्यय होता है और राजस्व व्यय होता है। तो राजस्व व्यय में पिछली बार की अपेक्षा -2.21%, मतलब 2.21% की कमी हुई है। पिछली बार जितना खर्च की थी सरकार उसकी अपेक्षा इस बार 2.21% कम खर्च की है। अब योजनागत, अब राजस्व व्यय भी दो प्रकार का होता है, एक होता है योजनागत व्यय, गैर योजनागत व्यय। योजनागत व्यय किसको बोलते हैं, अगर राज्य सरकार किसी भी तरह से, केंद्र सरकार किसी भी तरह से योजना बना रही है तो उस योजना में कुछ डिपॉजिट करेगी, कुछ पैसा लगाएगी, तो वो जो अमाउंट जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, योजनागत व्यय में आ रहा है, ठीक है ना। जैसे कि आपका सहायता के लिए आपका मान कर सकते हैं इस बार स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी योजनाएं निकली हैं, तो वो हो गया। तुम्हारे घर द्वार शिक्षा के लिए जो निकला था वो योजना हो गया। नरवा गरवा घुड़वा बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, तो ये जो है ये भी एक योजना के अंतर्गत आता है। ये योजनाएं के तहत इस उसमें जो खर्च हो रहा है वो क्या हो गया, योजनागत खर्च हो जाता है, ठीक। गैर योजनागत खर्च क्या होता है, गैर योजनागत खर्च मतलब बिना किसी योजना के आपका खर्च करना पड़ रहा है। जैसे किसी भी क्षेत्र में आपने सब्सिडी दे दी है, जैसे कि आप गैस सिलेंडर ले रहे हैं तो गैस सिलेंडर में सरकार आपको सब्सिडी देती है, तो उस सब्सिडी का जो अमाउंट है वो किसमें आएगा, आपका गैर योजनागत। उसके लिए सरकार किसी भी तरह की योजना का निर्माण नहीं करती है, तो गैर योजनागत में आ जाएगा। ब्याज भुगतान, अब किसी से ऋण लिया है तो उसका क्या करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, तो उसके लिए भी किसी तरह की योजना का निर्माण नहीं है, तो उसका जो ब्याज भुगतान है वो भी किसमें आएगा, गैर योजनागत। और प्रतिरक्षा मतलब रक्षा पे कुछ एक्स्ट्रा अगर अचानक से खर्चा हो जाता है वो भी इसी में आता है। आपातकाल भी इसी में आता है, आपातकाल में कुछ खर्चा हो जाता है, जैसे कि अभी भाई चलो कोरोना काल आया तो सरकार को आपातकालीन कुछ व्यय करना पड़ गया, तो किसमें आएगा, गैर योजनागत व्यय में आएगा, ठीक है ना। तो पूंजीगत व्यय क्या होता है, किसी भी चीज पे निवेश करना, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी तरह का आपने इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर नया हॉस्पिटल का निर्माण किया, या फिर मान सकते हैं किसी भी तरह का, जैसे कि आपने एक ड्राइविंग स्कूल बनाया सरकार ने, या फिर मान सकते हैं किसी आदिवासी उत्थान के लिए कोई चीज बनाया या फिर हॉस्टल बनाया, तो वो किस में आएगा, पूंजीगत व्यय में आएगा। सरकार क्या करता है, बिना योजना के अचानक से किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेगा, किसी भी तरह का पुल का निर्माण करेगा, तो वो किस में आएगा, आपका पूंजीगत व्यय में आएगा, ठीक है ना। किसी भूमि का अधिग्रहण किया, मतलब अपना जो भूमि था वो क्या किया, किसी को दे दिया, भूमि अधिग्रहण किया किसी को, तो वो किस में आएगा, पूंजीगत व्यय में आएगा, ठीक। अब जो ये तो हमारा क्या कुल आय भी हो गया, व्यय भी हो गया, लेकिन जो आय और व्यय जो रहता है जरूरी नहीं कि जितना आय हुआ है उतना ही व्यय भी हो सकता है व्यय ज्यादा हो या फिर हो सकता है कि व्यय कम हो, ठीक है। तो उसके लिए जो है
सरकार एक पैमाना बनाती है राजस्व घाटा, एक होता है राजकोषीय घाटा। राजस्व घाटा क्या होता है और राजकोषीय घाटा क्या होता है, ठीक। अब बजट के कुछ टर्म्स और जो बच गए थे जिसको जानना जरूरी है करंट अफेयर आर्थिक सर्वेक्षण के तौर पे। राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 3.57% वृद्धि अनुमानित है। मतलब स्वयं के कर राजस्व में, जो राज्य सरकार का जो स्वयं का कर राजस्व है, जिसके पहले जो हम पढ़े थे कर राजस्व, उसका उसमें लगभग 3.57% की वृद्धि अनुमानित है। वहीं केंद्रीय करों में कर राजस्व में 15%, मतलब केंद्रीय करों में टोटल जो सेंट्रल जो टैक्सेस है उसमें 15.00% अनुमानित है। ये हो गया हमारा राज्य के स्वयं के कर राजस्व, मतलब राज्य के ओर से जो टैक्स दिए जाते हैं उसमें 3.57 की वृद्धि हुई है। वहीं केंद्रीय करों में 15.00, जैसे कि जीएसटी जो हो गया स्टेट जीएसटी, सीजीएसटी, तो सीजीएसटी मान लो 15% की वृद्धि हुआ होगा, तो मान सकते हैं कि 3.57% का वृद्धि हुआ। अब देखते हैं कर राजस्व में स्वयं राज्य का कर 45.10% है। मतलब ये किसका परसेंट है? कर राजस्व में स्वयं राज्य का, मतलब कर राजस्व में सिर्फ कर राजस्व की बात कर रहा हूं, जब पढ़ रहे थे यहाँ पे राजस्व प्राप्त उसमें आय में, तो राजस्व आय और उसमें दो प्रकार का था, कर राजस्व और एक था गैर कर राजस्व, ठीक है ना। तो राजस्व के कर राजस्व में स्वयं राज्य का जो कर है वो कितना है? 45.1%, लगभग 45.10% क्या है? योगदान है, ये हिस्सा है बोल सकते हैं, किसमें से? सिर्फ कर राजस्व में, ठीक है। अब जब कुल राजस्व की बात करेंगे हम कहेंगे वही कुल राजस्व में स्वयं राज्य का, अब मैं स्वयं राज्य का ही बोल रहा हूं, लेकिन ये कुल राज्य में, मतलब ये कुल राजस्व में स्वयं राज्य का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 28.75%। मैं यहाँ सिर्फ कर राजस्व की बात कर रहा था, कर राजस्व में 45.10% की हिस्सेदारी है, तो वहीं स्वयं राज्य का कुल राजस्व में, टोटल राजस्व में 28.75% की हिस्सेदारी है, ठीक। अब जानते हैं राजस्व आय। राजस्व आय, तो राजस्व आय राजस्व व्यय तो हम लोग देख चुके हैं, तो लगभग राजस्व आय हुआ है इस साल 79,746.00 करोड़ रुपए। ये हमारा हो गया आय। ये होता है राजस्व व्यय। राजस्व व्यय कितना हुआ है? 78,594.53 करोड़ रुपए। मतलब लगभग आय ज्यादा है और व्यय कम हुआ है। मतलब हम 100 रुपए कमा रहे हैं तो खर्च कितने रुपए किए? 90 रुपए, ठीक है ना। तो अब आय ज्यादा है और खर्च कम है, मतलब बचत हो रहा है, तो राजस्व अधिक है। तो राजस्व अधिक क्या है? हमारे राज्य का क्या है? राजस्व अधिक है। कितना है? 1,151.47 करोड़ रुपए। 1,151.47 करोड़ रुपए राजस्व अधिक है। राजस्व अधिक क्या होता है? राजस्व घाटा होता है। तो राजस्व घाटा क्या होता है ये जान लेते हैं। जो राजस्व में क्या आएगा, हमने जब चार्ट बनाए थे यहाँ पे, सॉरी ज्यादा ऊपर हो गया, ये यहीं तो बना लेते हैं। चार्ट बनाए थे लोकवित्त का, तो एक यहाँ पे था राजस्व आय, यहाँ था राजस्व व्यय, ठीक है ना। कुल आय और व्यय का जो पार्ट था उसमें राजस्व आय यहाँ पे था और एक यहाँ पे था हमारे पे राजस्व व्यय। तो राजस्व आय व राजस्व व्यय के बीच के अंतर को बोलते हैं राजस्व घाटा। अगर व्यय अधिक है और आय कम है तो क्या हो रहा है? हमको राजस्व घाटा हो रहा है। राजस्व व्यय की अपेक्षा राजस्व आय कम है तो वहां पे क्या होगा? हमारा राजस्व घाटा। जैसे कि मैं राजस्व आय है मेरा 100 रुपए और मैंने खर्च कितना रुपए कर दिया? 110 रुपए, तो मेरा 10 रुपए का क्या हुआ? घाटा हुआ। 10 रुपए मैंने ज्यादा खर्च कर दिया। तो वही राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व आय माइनस राजस्व व्यय, ठीक। अब राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा जो लगभग 1880.6% है, ये माइनस में है, मतलब ये घाटा नहीं है हमारे यहाँ। राजकोषीय घाटा मतलब कुल राजस्व आय और कुल राजस्व व्यय के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं? राजकोषीय घाटा, जिसमें टैक्स
उधारी को नहीं लिया जाता, जो उधारी चुकाते हैं उसको नहीं लिया जाता, या फिर उधारी बोल सकते हैं, ऋण ले सकते हैं, ऋण को भी इसमें नहीं लिया जाता, उसे बोलते हैं राजकोषीय घाटा। कुल आय माइनस कुल व्यय, कुल जितना आय हुआ है, कुल आय मतलब जैसे कि राजस्व हो चाहे पूंजीगत हो, ये हो गया टोटल आय। एक बार यहाँ समझ लेते हैं, कुल आय हो गया ये हो गया कुल व्यय, चाहे इसमें आ गया राजस्व आय, ये हो गया आपका राजस्व आय, ये हो गया आपका पूंजीगत आय, तो ये टोटल आय हो गया। ठीक, ये टोटल हमारा इनकम हो गया। कुल व्यय मतलब राजस्व व्यय प्लस यहाँ पे ले लेता हूँ मैं पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय, तो मैं राजस्व ये हो गया पूरा व्यय। ठीक है ना, तो कुल आय और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं, राजकोषीय घाटा, जो लगभग 1880.6 करोड़ रुपए का घाटा है। राजकोषीय घाटा कुछ हद तक अच्छा होता है अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक, ये हो गया हमारा आज का, लगभग कंप्लीट हो गया है। अगले क्लास में हम कृषि से, खनिज से और उससे भी संबंधित जो भी आर्थिक सर्वेक्षण है उसको बताएंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।